हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे विरोइड का रेप्लिकेशन। इससे जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था विरोइड के बारे में। विरोइड क्या होते हैं? विरोइड में दो फैमिली होती हैं, पोस्पोविरिडी और एसोनोविरिडी। पोस्पोविरिडी जो फैमिली होती है उसमें एसिमेट्रिक रोलिंग सर्कल मॉडल पाया जाता है, उसके थ्रू वो रेप्लिकेट करते हैं। और जो एसोनोविरिडी होती है उसमें सिमेट्रिक रोलिंग सर्कल मॉडल के थ्रू वो क्या करते हैं? रेप्लिकेट करते हैं। ओके, ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे विरोइड का रेप्लिकेशन कैसे होता है, ये सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक होता क्या है। ओके, तो विरोइड आरएनए डज नॉट कोड फॉर एनी नॉन प्रोटीन। तो ये हमने पहले ही पढ़ लिया था कि जो विरोइड होते हैं वो किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। इवन लैक ऑफ एयूजी इनिशिएशन कोडॉन। तो जो एयूजी होता है जो मिथुनिन को कोड करता है, जो इनिशिएशन कोडॉन होता है वो भी इनमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। ओके, नेक्स्ट इन्होंने लिखा है कि दे रेप्लिकेट ऑटोनोमसली इन होस्ट सेल। वो होस्ट सेल में रेप्लिकेट करते हैं ऑटोनोमसली। द रेप्लिकेट मैकेनिज्म involve interaction with RNA polymerase second and enzyme normally associated with synthesis of mRNA and rolling circle synthesis of new RNA। ये बोल रहा है कि जब विरोइड का आरएनए होता है वो रेप्लिकेट होता है तो उसमें आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड यूज में आता है। ओके, आपको ये याद रखना है, जब एक एमआरएनए से दूसरा स्ट्रैंड बनेगा तो ये किसके थ्रू रेप्लिकेट होता है? जो एंजाइम इसमें हेल्प करता है वो कौन सा है? आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। नेक्स्ट इन्होंने यही बताया कि जब रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम चाहिए? आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड चाहिए। आरएनए क्लीवेज के लिए कौन सा एंजाइम आ जाएगा? आरएनए क्लीवेज वो एंजाइम होते हैं जो आरएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट में कट कर, जैसे ये एमआरएनए है, इसको छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट में जब कट हो जाएगा तो ये क्या है? आरएनए क्लीवेज का यही काम होता है, इसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट में कट करना। आरएनए लाइगेज क्या करता है? अभी छोटे छोटे फ्रेगमेंट को जोड़ देता है, जोड़ करके वापस एक सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए बना देता है। ओके, आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एसिमेट्रिक रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन एंड व्हाट इज सिमेट्रिक रोलिंग सर्कल मॉडल। तो एसिमेट्रिक किसमें होता है? पोस्पोविरिडी में होता है, पोस्पोविरिडी फैमिली में। ओके, कैसे करता है? अब इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये होगा एक पॉजिटिव सेंस आरएनए स्टैंड, ये विरोइड का आरएनए है। इसमें क्या होगा? इसका रेप्लिकेशन होगा, ये पॉजिटिव है। जब ये इसका रेप्लिकेशन होगा तो इसके क्या बनेगा? नेगेटिव सेंस। ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस क्या होते हैं ये मैंने आपको अच्छे से पहले बताया है। ओके, जो पॉजिटिव सेंस होते हैं वो डायरेक्ट किसमें? एमआरएनए सिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो नेगेटिव सेंस होते हैं वो डायरेक्ट एमआरएनए सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो पॉजिटिव है, इससे क्या बनेगा? नेगेटिव एमआरएनए बनेगा। ये नेगेटिव यहाँ पे आ गया। अब इस नेगेटिव पे न्यू ये एज ए टेम्पलेट काम करेगा, इस पर नया एमआरएनए स्टैंड बनेगा। ओके, नया एमआरएनए स्टैंड बनेगा। कैसा बनेगा? अब ये नेगेटिव पे जो बनेगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव। हमेशा अपोजिट सेंस का स्टैंड बनता है। ओके, नेगेटिव सेंस एंड पॉजिटिव सेंस स्टैंड बना। नेक्स्ट क्या होगा? अब यहाँ पे आरएनएज एंजाइम आएगा, आरएनएज एंजाइम। ये आरएनएज एंजाइम इसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट में कट कर देगा। ओके, ये आरएनएज का काम हो गया। देन आएगा लाइगेज एंजाइम क्या करेगा? इनको जोड़ देगा। अब देखिए एक फ्रेगमेंट से कितने बन गए? ये एक छोटा है, ये वाला फ्रेगमेंट है, इसको राउंड में कर देगा वापस, ये वाला इसको वापस राउंड में कर देगा। इससे एक ऐसे लाइगेज का काम है कि ये इनको जोड़ देगा। ओके, दोनों स्टैंड को जोड़ देता है। तो यही है विरोइड, इसे बोलते हैं एसिमेट्रिक रोलिंग सर्कल मॉडल। नेक्स्ट फिर आता है कि सिमेट्रिक क्या होता है। सिमेट्रिक में क्या होगा? जो एसिमेट्रिक होता है, जो पोस्पोविरिडी फैमिली होते हैं, इनमें क्या होता है? ये होस्ट का आरएनए एंजाइम को यूज करते हैं, ये ध्यान में रखना है। पहले हम समझते हैं क्या होता है, उसके बाद डिफरेंस बताऊंगी दोनों में। देन इसमें क्या होगा? ये पॉजिटिव स्टैंड है, ही यहाँ पे पॉजिटिव है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव बन जाएगा इसका रेप्लिकेशन से। ओके, नेगेटिव हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं कि हाँ ये नेगेटिव है।
अब ये जो एस्ट्रोनोविरिडी फैमिली होती है, इसके इन विरोइड में क्या होता है, राइबोजाइम ऑटोक्लीवेज एक्टिविटी होती है। क्या होती है? राइबोजाइम ऑटोक्लीवेज एक्टिविटी। राइबोजाइम ऑटोक्लीवेज एक्टिविटी। ओके, तो क्या होता है, ये नेगेटिव है। अब यहाँ पे जैसे ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव बन रहा था होस्ट में जाने के बाद, लेकिन यहाँ पे इसमें विरोइड में ही खुद में ये क्लीवेज एक्टिविटी होती है। क्लीवेज का मतलब वो छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देगा, तो यहाँ पे ये नेगेटिव स्टैंड ही कट हो जाएगा। ओके, और हमको पता है ये नेगेटिव स्टैंड डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस में तो पार्टिसिपेट कर नहीं सकता, ये पॉजिटिव में इसको चेंज होना था, तभी ये पार्टिसिपेट कर सकता है। देन ये नेगेटिव यहाँ पे फिर कौन आएगा, लाइगेज एंजाइम आएगा। लाइगेज क्या करेगा, इसको वापस जोड़ देगा और ये राउंड में बन जाएंगे। ओके, नेगेटिव सेंस था, ये नेगेटिव ही कट हो गया, तो ये नेगेटिव ही है अभी, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता, तो ये क्या करेंगे, अपने आप को पॉजिटिव में चेंज करेंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, इस नेगेटिव के चारों तरफ क्या बनेगा, पॉजिटिव स्टैंड बनेगा। देन वापस क्या बनेगा, पॉजिटिव स्टैंड। ये पॉजिटिव स्टैंड बना यहाँ पे। ओके, ये पॉजिटिव स्टैंड को हम बाहर ले आए। अब बाहर क्या होगा, जब ये बाहर आएगा तो यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है, आरएनए पॉलीमरेज आरपी सेकेंड से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो की हेल्प से इस पर वापस क्या बनेगा, एक नया स्ट्रैंड बनेगा। ओके, तो ये इस नेगेटिव पर जो नया स्ट्रैंड बना वो कैसा हुआ, पॉजिटिव स्ट्रैंड हुआ। ओके, ये पॉजिटिव को बाद में क्लीवेज किया जाएगा। आरएनए जो होस्ट का आरएनए होगा, मैं ऊपर कर रही हूँ, वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट में फिर ये राउंड, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। तो लास्ट में कुल मिलाकर के विरोइड को पॉजिटिव सेंस होना है। अब ऐसे पोस्पोविरिडी में क्या होता है, पोस्पोविरिडी में तो सेल्फ ऑटोक्लीवेज एक्टिविटी नहीं पाई जाती, तो सेल्फ ऑटोक्लीवेज एक्टिविटी नहीं पाई जाती, तो ये जो नेगेटिव स्टैंड है, ये डायरेक्ट जो पॉजिटिव स्टैंड से नेगेटिव आएगा, नेगेटिव चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड की हेल्प से। इसमें फिर इसमें क्लीवेज होगा तो आरएनए पॉजिटिव स्टैंड ही बनेंगे। लेकिन जो एसोनोविरिडी होती है, उनमें जब पॉजिटिव से सेकेंड नेगेटिव सेंस स्टैंड बनता है, तो उनमें राइबोजाइम क्लीवेज एक्टिविटी प्रेजेंट होने की वजह से वो नेगेटिव स्ट्रैंड ही क्या करता है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में कट हो जाता है। यहाँ पे नेगेटिव स्ट्रैंड कट नहीं हो रहा था, नेगेटिव से पॉजिटिव बन रहा था, वो पॉजिटिव कट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, विरोइड में ही राइबोजाइम में एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से नेगेटिव स्ट्रैंड ही कट हो जाता है। ओके, इसकी स्टेबिलिटी नहीं होती, तो ये कट हो जाता है। तो कट होने के बाद आरएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से ये सर्कुलर फ्रेगमेंट बनाते हैं, और ये नेगेटिव सेंस है, इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट डायरेक्ट नहीं कर सकता, इनको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। देन ये क्या करते हैं, पॉजिटिव स्टैंड बनाते हैं, तो इसलिए इसको सिमेट्रिक बोलते हैं, क्योंकि इसमें 2 बार हुआ ना और इसमें 1 बार हुआ, तो ये एसिमेट्रिक है और ये सिमेट्रिक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। एक बार फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ। ये जो पॉजिटिव यहाँ पे क्या हुआ, पोस्पोविरिडी में पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड था। ओके, ये इसके चारों तरफ क्या बन गया, नेगेटिव सेंस स्टैंड बन गया। ओके, मान लीजिए नेगेटिव सेंस स्टैंड को हमने इधर लीनियर कर लिया। ओके, नेगेटिव स्टैंड था, नेगेटिव स्टैंड से क्या बनेगा, आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से पॉजिटिव बन जाएगा। ये जो पॉजिटिव बना है, इसको हमने यहाँ पे डिनोट किया है। ओके, फिर आएगा आरएनए एंजाइम। आरएनए एंजाइम की हेल्प से ये कट हो जाएंगे और छोटे छोटे पार्टिकल में अलग अलग विरोइड बन जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इसमें एस्ट्रोनोविरिडी में क्या होगा, जब पॉजिटिव से नेगेटिव बनेगा, तो ये नेगेटिव स्टैंड को अब बनाना था पॉजिटिव, लेकिन ये पॉजिटिव बनने से पहले ही छोटे छोटे क्लीवेज में कट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कट, ये क्यों नहीं हुआ और ये कैसे हो जाएगा, ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि इनमें राइबोजाइम ऑटो क्लीवेज एक्टिविटी पाई जाती है इस फैमिली के विरोइड में, जिसकी वजह से छोटे छोटे फ्रेगमेंट में कट हो जाता है। अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव किसमें, ये लाइगेज की हेल्प से सर्कुलर बनेगा पहले वापस, फिर उसमें आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एक्ट करेगा, आरएनए पॉलीमरेज नया रेप्लिकेशन बनेगा, पॉजिटिव स्टैंड में क्लीवेज होगा, क्लीवेज से नहीं बनेगा। अब हम इसको समझते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो, नहीं आया हो तो आप इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, वीडियो को रिपीट करके आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी।
मेंबर ऑफ फोस्फोविरिडी रेप्लिकेट वाया एसिमेट्रिक, ये हमने बात कर ली, एसिमेट्रिक तरीके से रेप्लिकेट करते हैं। इनकमिंग पॉजिटिव सर्कुलर आरएनए इनिशियली इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू कॉन्टामेरिक लीनियर स्टैंड। ओके, नेगेटिव सेंस यही है कि पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, विच देन सर्व एज द रेप्लिकेशन इंटरमीडिएट फॉर द सिंथेसिस ऑफ कंटामेरिक लीनियर पॉजिटिव स्टैंड आरएनए। द पॉजिटिव स्टैंड आरएनए subsequently is cleaved into unit length monomer that are ligated into circle। ये बोल रहा है कि जो पॉजिटिव स्टैंड है फिर वो क्लीव हो जाएगा और उसके जो मोनोमर्स हैं वो लाइगेट कर जाएंगे। ये जो मोनोमर्स बने अलग अलग, ये लाइगेट मतलब लाइगेज की हेल्प से जुड़ जाएंगे। ओके, और ये यहाँ पे बोल रहा है विच देन सर्व एज रेप्लिकेशन इंटरमीडिएट, जो पॉजिटिव बना ये रेप्लिकेशन का इंटरमीडिएट का काम करेगा, इसमें क्लीव होगा और नए मोनोमर्स बन जाएंगे। सिमेट्रिक में जो मैंने बताया वही है कि मेंबर ऑफ एसोनोविरिडी रेप्लिकेट वाया सिमेट्रिक, द सर्कुलर पॉजिटिव आरएनए इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू लीनियर कॉन्टामेरिक स्ट्रैंड आरएनए। ये कॉन्टामेरिक आरएनए स्ट्रैंड इज क्लीव्ड इनटू यूनिट लेंथ मॉलिक्यूल फॉलोड बाय सर्कुलाइजेशन। ये सेम बोल रहा है कि जो फिर ये जो नेगेटिव स्ट्रैंड बनेगा इसका क्लीव हो जाएगा, वहाँ पे नेगेटिव का क्लीव नहीं हो रहा था। The circular RNA then serve as template for the synthesis of linear contameric positive strand RNA when subsequent is cleaved into unit length monomers and circularized। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जो मैंने बताया आपको सेम वही चीज़ें रखी हुई हैं, आपको ये देखना है कि याद इसमें इतना रखना है सिर्फ कि सिमेट्रिक में सिमेट्रिक रोलिंग सर्कल में मॉडल एसिनोविरिडी में आ जाता है और एसिमेट्रिक फोस्फोविरिडी में, याद इतना ही रखना है, एग्जाम में इतना ही आएगा। लेकिन ये समझने के लिए है कि हाँ कैसे ये एसिमेट्रिक है और कैसे ये सिमेट्रिक है, ये पीएचडी वाले स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, सेम चीज़ यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे इसने जो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव की बात की, इसने डिफरेंट कलर से दिखाया। इसने पॉजिटिव ये आरएनए ये कैसा है, ये पॉजिटिव, ग्रीन से इसने पॉजिटिव दिखाया। फोस्फोविरिडी की बात करा, फोस्फोविरिडी में पॉजिटिव था, पॉजिटिव से क्या बना, रेड बना। ठीक है, कैसा बन गया, नेगेटिव, इसका रेप्लिकेशन हुआ तो नेगेटिव बन गया। ओके, नेगेटिव का फिर क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो कैसा बन गया, पॉजिटिव बन गया। ठीक है, फिर ये आएगा न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में आया तो क्या हुआ, क्लीवेज हो गया पॉजिटिव का। फिर इसमें क्लीवेज किसकी हेल्प से होगा, आरएनएज एंजाइम की हेल्प से। ओके, लाइगेशन होगा लाइगेज एंजाइम की हेल्प से, और फिर ये नया विरोइड के पार्टिकल्स या मोनोमर्स बन गए। सेम चीज़ समझ आए, पॉजिटिव था इसका रेप्लिकेशन हुआ, ये दिखा रहा है यहाँ पे इसका रेप्लिकेशन हुआ नेगेटिव, नेगेटिव स्टेबल नहीं होता, पॉजिटिव में चेंज हुआ। और हमने पढ़ा था फोस्फोविरिडी का न्यूक्लियस में रेप्लिकेशन होता है, तो ये न्यूक्लियस में इसका रेप्लिकेशन होगा, ये होगा एसिमेट्रिक रेप्लिकेशन। नेक्स्ट इस डायग्राम से समझते हैं सिमेट्रिक में क्या हुआ है। पॉजिटिव था, ओके, ये पॉजिटिव था, इसके चारों तरफ भी नेगेटिव बन गया, सेम प्रोसेस है यहाँ तक नेगेटिव, लेकिन इनमें सेल्फ क्लीवेज पाया जाता है। ये देखिए इसमें सेल्फ क्लीवेज था ही नहीं, तो ये नेगेटिव किस में चेंज हो गया, स्टेबल था, ये पॉजिटिव में चेंज हो गया। ओके, लेकिन ये नेगेटिव बनते ही इनमें सेल्फ क्लीवेज पाया जाता है, तो ये कट हो जाएंगे छोटे छोटे भाग में, ये कट हो गया। अब इनका लाइगेशन होगा तो एक नया मोनोमर बना, इस मोनोमर का अब क्या होगा, ये तो नेगेटिव सेंस है। ओके, नेगेटिव से ग्रीन दिखा रहा है कि वापस पॉजिटिव बन गया। अब ये पॉजिटिव होस्ट में जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है, पॉजिटिव का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, अब यहाँ पे सेल्फ क्लीवेज होगा, किसकी वजह से, आरएनएज की वजह से। यहाँ पे राइबोजाइम एक्टिविटी की वजह से हुआ, वो विरोइड की में खुद में एक्टिविटी थी ये। ठीक है, आरएनएज की हेल्प से फिर लाइगेशन हो गया ये, तो ये हो गया सिमेट्रिक और ये हो गया एसिमेट्रिक। आई होप आपको समझ में आया हो, मैंने काफ़ी समझाने की कोशिश की है कि थोड़ा इजी वे में कि आपको समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप इतना याद रख लीजिए कि जो फोस्फोविरिडी है उसमें एसिमेट्रिक रेप्लिकेशन होता है और न्यूक्लियस में होता है। एसिनोविरिडी है उसमें क्लोरोप्लास्ट में होता है और सिमेट्रिक रेप्लिकेशन होता है। ये सही सेम वही चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा है जो मैंने आपको समझाई अभी। फिर हम लोग देखते हैं प्रियॉन्स के बारे में। हमने विरोइड देख लिया, विरोइड का रेप्लिकेशन देख लिया। अब हम लोग देखते हैं प्रियॉन्स क्या होते हैं। प्रियॉन कुछ नहीं होते, ये प्रोटीन पार्टिकल होते हैं सिर्फ और सिर्फ, इनमें आरएनए डीएनए कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होते हैं। प्रियॉन आर डिस्क्राइब एज प्रोटीनियस इन्फेक्शन पार्टिकल
थ्रो आउट टू कोज ए नंबर ऑफ डिजीज, ठीक है। और ये कौन से डिजीज करते हैं? कोरू डिजीज, मेड काउ डिजीज और स्क्रेपी डिजीज। एक चीज और जो याद रखने की है, जो प्रियोन होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल डिजीज करते हैं, ओके। एनिमल, और जो वीरोइड होते हैं ना, वीरोइड सिर्फ और सिर्फ प्लांट डिजीज करते हैं, ओके। ये 2 पॉइंट आप याद रखना, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रियोन को 1982 में बी प्रूशिनर ने डिस्कवर किया था। ये 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इसमें ऐसे लिखा हुआ है। तो आपको ये 2 चीज़ याद रखनी है कि प्रियोन में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होती है, और जो प्रोटीन होती है वही इन्फेक्शियस पार्टिकल होती है। कौन सी डिजीज होती है? कोरू डिजीज, मेड काउ डिजीज एंड स्क्रेपी डिजीज। एनिमल में होती है सिर्फ, वीरोइड सिर्फ प्लांट में होती है। प्रूशिनर ने डिस्कवर किया। फिर इसके कैरेक्टर क्या होते हैं? प्रियोन कैन सर्वाइव द हीट, रेडिएशन, केमिकल ट्रीटमेंट दैट नॉर्मली इनएक्टिवेट। ये प्रियोन जो होती हैं ये हीट में, रेडिएशन में और जो केमिकल ट्रीटमेंट में भी इनएक्टिव नहीं होती। जो नॉर्मली वीरोइड जिस टेम्परेचर पे, जिस रेडिएशन पर और जिस केमिकल ट्रीटमेंट पर वीरोइड इनएक्टिवेट हो जाते हैं, वहाँ पर भी प्रियोन इनएक्टिवेट नहीं होती, मतलब ये हाईली रेजिस्टेंट है, ओके। appear to be composed only of protein because they are susceptible to some protein digestion enzyme but not nuclease। ये क्या बोल रहा है कि जब हमने प्रियोन थी, हमने कैसे पता लगाया कि ये प्रोटीन है? जब ये प्रियोन थी, जब हमने इसमें प्रोटीन डाइजेशन वाले एंजाइम को जब इसमें दिया तो ये डाइजेस्ट हो गई, जबकि न्यूक्लियस एंजाइम दिया तो नहीं भी। प्रोटीन दिया तो प्रोटीन से वही एंजाइम, प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम दिया तो वो प्रोटीन को ही सिर्फ डाइजेस्ट कर पाएगा, तो इसने डाइजेस्ट कर दिया। लेकिन जब हमने न्यूक्लियस दिया, न्यूक्लियस किसको करता? आरएनए और डीएनए को, ओके। जब न्यूक्लियस दिया तो ये डाइजेस्ट नहीं हुई क्योंकि इसमें आरएनए था ही नहीं, ओके। प्रियोन आर नॉर्मल स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस इन नर्व एंड अदर सेल ऑफ प्रियोन। तो ये भी पूछा जाता है कि प्रियोन कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? ये नर्व और जो ब्रेन सेल है वहाँ पर प्रोड्यूस होती है। और वो प्रोटीन है क्या? प्रियोन क्या होती है? नॉर्मली प्रेजेंट होती है अपने नर्व और ब्रेन में, लेकिन जब ये इनमें एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं तो इसकी वजह से डिजीज होती हैं, ओके। प्रियोन बिकम पैथोजेनिक दैट इज दे कैन नॉट कैरी आउट देयर नॉर्मल फंक्शन एंड इंस्टीड हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन ब्रेन। जब ये अपने फंक्शन को नॉर्मली नहीं कर पाती, और क्यों नहीं करती? जब इनमें एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं तब। तो ये लिखा है कि एबनॉर्मल प्रियोन होती हैं, वो appear to increase in number and to cause the appearance of एम्प्लॉयड फिब्रिल एंड प्लेक्स की ये सब बनाती हैं, ओके। यहाँ पे प्रियोन्स में इतना ही इंपॉर्टेंट है, ये सब आप मनना ही पड़ेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिजीज के नाम याद रखिएगा बस। स्क्रेपी होती है, ट्रांसमिसिबल मिंक इंसेफेलोपैथी होती है, ओके। क्रॉनिक वेस्ट डिजीज होती है, बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी होती है। तो हमारे जो पूछा जाता है बस इतना ही पूछा जाता है कि प्रियोन क्या होती है, कौन से साइंटिस्ट ने किया, ये एबनॉर्मल प्रोटीन है, कहाँ बनती हैं, नर्व ब्रेन। बार बार यही क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये प्लांट्स में डिजीज कोज नहीं करते हैं, ज़्यादातर एनिमल में करते हैं। तो ये पूछते हैं कि सबसे पहले किस में? तो कोरू डिजीज। नेक्स्ट आता है अर्बो वायरस। अर्बो वायरस क्या होते हैं? अर्बो वायरस डिजीज कोज बाई ए ग्रुप ऑफ वायरस स्प्रेड टू पीपल बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड आर्थ्रोपोड। तो ये ऐसी डिजीज है जो ग्रुप ऑफ वायरस के द्वारा स्प्रेड होती हैं जब आर्थ्रोपोडा के इंसेक्ट बाइट करते हैं, ओके, सच एज मॉस्किटो एंड टिक्स। इसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना। अर्बो वायरस में कौन कौन से जनर आते हैं? फ्लेवी वायरस, टोगा वायरस, बनिया वायरस। ये प्लांट साइंस वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पीएचडी वाले स्टूडेंट है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। बनिया वायरस में आपको पता ही है कौन आता है, जो टोस्पो वायरस है अपना, टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस, टोस्पो वायरस। अभी आप लोग इतना टेंशन मत लीजिए कि ये बनिया वायरस ग्रुप क्या होते हैं, हम इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि आपको ये नहीं भी पता है कि फ्ला वायरस, टोगा वायरस, बनिया वायरस ये क्या ग्रुप है, ये टोस्पो वायरस क्या है, टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस क्या है। तो ये हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं हमारी अपकमिंग क्लासेस में, ओके। तो अभी आप इतना ही समझिए इसमें कि ये आर्थ्रोपोड्स के द्वारा होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। और इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं। नेक्स्ट ट्रांसमिशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, सिम्टम्स भी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रिवेंशन भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेकुलो वायरस। बेकुलो वायरस क्या होता है? आपको इतना पता होना चाहिए कि अर्बो वायरस क्या होता है, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला। बेकुलो वायरस क्या होता है? बेकुलो वायरस विच बिलोंग टू फैमिली बेकुलोविरिडी। किससे? बेकुलोविरिडी से बिलोंग करते हैं।
एक ग्रुप ऑफ डीएनए वायरस होते हैं दैट इन्फेक्ट इंसेक्ट, मतलब ऐसे डीएनए वायरस जो कि इंसेक्ट को इन्फेक्ट करते हैं उनको बेकुलो वायरस में रखा गया या बेकुलोविरिडी फैमिली में रखा गया और फिर उन्हें बेकुलो वायरस बोला गया। ओके, तो बेकुलो वायरस में आपको जब भी कोई पूछे क्या होते हैं तो ये क्या होते हैं, ये डीएनए वायरस ग्रुप होते हैं जो इंसेक्ट को इन्फेक्ट करते हैं। इनके लिए एक अलग फैमिली बनाई गई है बेकुलोविरिडी और इन्हीं वायरस को हम लोग बेकुलो वायरस बोलते हैं। The virus are small rod-shaped structure composing of a protein coat containing a small amount of DNA which encode in component for further viral reproduction। सेम वही चीज बोल रहा है इसमें। देखिए अब आपको बेकुलो वायरस में कौन कौन से इंसेक्ट को इन्फेक्ट करता है, ये डिप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा एंड लेपिडोप्टेरा, बटरफ्लाई और मोथ आते हैं। हाइमेनोप्टेरा में वास्प भी, एंट आते हैं, डिप्टेरा में फ्लाई जाते हैं। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखती है। एक बेकुलो वायरस इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, इसको एज ए बायोलॉजिकल कंट्रोल हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, दीज वायरस प्ले ए वाइटल रोल इन सर्टेन नेचुरल इकोसिस्टम, जैसे कि द जिप्सी मोथ होता है फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका, जिसको नॉर्थ अमेरिका में देखा गया, इज हेवीली रेगुलेटेड बाय बेकुलो, उसको रेगुलेट किया गया बेकुलो वायरस, क्योंकि डीएनए वायरस होते हैं जब भी इन इंसेक्ट को इन्फेक्ट करते हैं तो उनमें डिजीज कॉज करते हैं तो वो इंसेक्ट खत्म हो जाता है। तो इसने तो वायरस है काम में आया ना अपना कि उस जिप्सी मोथ की वजह से जो डिजीज हो रही थी इन्होंने उस वायरस को मार दिया, तो हमारे लिए तो ये बेनिफिशियल हुए, तो इसलिए हमें इन्हें एज ए बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज करते हैं। पोटेंशियली अप टू 50% ऑफ देयर पॉपुलेशन मोर्टेलिटी इज कॉज बाय स्पेसिफिक बेकुलो वायरस, तो ये 50% तक कंट्रोल कर रहे थे इस चीज़ को। ओके, दे हैव बीन shown to have no negative effect on mammals, इनका कोई mammals पर भी कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। ये डिफरेंट बेकुलो वायरस के दिए हुए हैं जिनसे बनाया गया है, ये आप पढ़ सकते हैं। ये पीएचडी वाले स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वो लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इतना नहीं पूछा जाता, बाकी प्लांट साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको इतना पता होना चाहिए कि बेकुलो वायरस क्या होता है। माइकोवायरस, अब हम लोग बात करते हैं माइकोवायरस की। माइकोवायरस क्या होते हैं, ए वायरस दैट इन्फेक्ट एंड रेप्लिकेट इन फंजाई इज नोन एज माइको। जैसे कि बेकुलो वायरस कौन थे, ऐसे वायरस जो इंसेक्ट को इन्फेक्ट कर रहे थे, तो ऐसे वायरस जो फंजाई को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, माइकोवायरस। ओके, सिंपल सी बात है। तो अगर इंसेक्ट को इन्फेक्ट करे तो माइकोवायरस, आर्थ्रोपोडा को करे तो अर्बोवायरस, माइको फंजाई को करे तो माइकोवायरस। 1962 में फर्स्ट एविडेंस वाज गिवन ऑफ वायरस दैट इन्फेक्ट एंड कल्टिवेटेड मशरूम एगेरिकस बिस्पोरिस कोजिंग डाइबैक डिजीज। तो सबसे पहले माइकोवायरस को किस में देखा गया, एगेरिकस बिस्पोरस जो मशरूम था उसमें देखा गया, वहाँ पे इसके एविडेंस मिले। several माइकोवायरस आर इन्वॉल्व इन हाइपोविरुलेंस एंड कैन बी यूज्ड एज बायोकंट्रोल एजेंट टू कंट्रोल फंगल डिजीज ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो ये हाइपोविरुलेंस के थ्रू भी क्या करते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। माइकोवायरस विच, इनका फिनोमेन होता है कि इनको क्या बोलते हैं, साइट ऑफ एक्शन इनका जो बोलते हैं वो हाइपोविरुलेंस है। मैकेनिज्म जिसके थ्रू ये प्रोटेक्ट करते हैं वो क्या है, हाइपोविरुलेंस। हाइपोविरुलेंस में क्या होता है, आरएनए डबल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सबसे पहले जो मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज फॉर स्टडिंग हाइपोविरुलेंस इन फंजाई इज क्रिप्टोनेक्टेरिया पैरासिटिका हाइपोवायरस फर्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हाइपोविरुलेंस की स्टडी किस में की गई, क्रिप्टोनेक्टेरिया पैरासिटिका हाइपोवायरस 1 में की गई। ओके, इट हैड बीन सक्सेसफुली यूज इन यूरोप टू कंट्रोल चेस्टनट ब्लाइट। तो ये भी पूछा जाता है कि माइकोवायरस को सबसे पहले कौन सी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए किया गया, चेस्टनट ब्लाइट फंगस। इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है, क्रिप्टोनेक्टेरिया पैरासिटिका। ओके, यूरोप में। द जीनोम ऑफ माइकोवायरस मोस्टली कंसिस्ट ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ओके, जो माइकोवायरस होते हैं इनका जो जीनोम होता है वो मोस्टली डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, मोस्टली, इसके एक दो एक्सेप्शन है। ओके, एंड पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, बट ए फ्यू बेकुलो वायरस विथ नेगेटिव
सिंगल स्टैंडर्ड RNA एंड DNA जीनोम हैव बीन रिपोर्टेड। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मोस्टली ये स्टेटमेंट देता है कि सभी माइक्रोवायरस डबल स्टैंडर्ड RNA होते हैं, पॉजिटिव सेंस RNA होते हैं। नहीं, कुछ कुछ क्या होते हैं, नेगेटिव सेंस स्टैंड RNA भी हैं और DNA वायरस जीनोम भी है। माइक्रोवायरस आर रिपोर्टेड टू बी फाउंड इन किट्रिडियोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियो एंड जाइगो। तो माइक्रोवायरस लगभग सारे किंगडम में पाए जाते हैं, जैसे किट्रिडियोमाइकोटा में, एस्को में, बेसिडियो में एंड जाइगोमाइकोटा में। ड्यूरिंग सेल डिवीजन माइक्रोवायरस मूव इंट्रासेलुलरली मतलब सेल के अंदर, और वाया हाइफल फ्यूजन बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ जीन फॉर सेल टू सेल मूवमेंट प्रोटीन। इनमें क्या होती है, सेल टू सेल प्रोटीन का लेक होता है, तो ये हाइफल फ्यूजन के थ्रू मूवमेंट करते हैं इंट्रासेलुलरली। हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन अकर थ्रू द हाइफल फ्यूजन एंड सेल डिवीजन, ओके, विच वर्टिकल ट्रांसमिशन इज थ्रू एसेक्सुअल और सेक्सुअल। जो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर होता है वो किसके होता है, हाइफल फ्यूजन के थ्रू होता है। वर्टिकल होता है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि ये एक मेंबर से उसके दूसरे मेंबर में जाना, ओके। वर्टिकल का मतलब होता है ये है एक मेंबर इसकी प्रोजेनी में जाना, ठीक है। नेक्स्ट, समझ में आया कि ये एक पॉपुलेशन है, मान लीजिए बहुत सारी पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में ये सारे वायरस रह रहे हैं, ठीक है। इससे इसमें जाना क्या है, हॉरिजॉन्टल है। अब इस पॉपुलेशन है, ये पूरी पॉपुलेशन, अब इनमें रिप्रोडक्शन के थ्रू इनकी प्रोजेनी बनी, प्रोजेनी अगर प्रोजेनी में आता है तो वर्टिकल है, लेकिन ये एक साथ जो रह रहे हैं इनमें एक दूसरे में फैलता है आपस में, तो वो क्या है, हॉरिजॉन्टल। लेकिन इनके प्रोजेनी में आता है तो वो क्या है, वर्टिकल ट्रांसमिशन। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि माइक्रोवायरस होते हैं, उनमें जो मैकेनिज्म होती है वो क्या होती है, बायो कंट्रोल की हाइपोविरुलेंस होती है। हाइपोविरुलेंस में क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड RNA होता है मोस्टली और सिंगल स्टैंडर्ड RNA, लेकिन कुछ कुछ में नेगेटिव स्टैंड RNA भी होता है और सिंगल स्टैंडर्ड DNA भी होता है। सबसे पहले किसमें देखा गया था, चेस्टनट ब्लाइट फंगस था, कोजन ऑर्गेनिज्म क्या था, क्रिप्टोनेक्टेरिया पैरासिटिका, ओके। हॉरिजॉन्टली किसके थ्रू होती है, हाइफल फ्यूजन के थ्रू होती है, और वर्टिकल ट्रांसमिशन किससे होगा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल स्पोर के थ्रू होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं माइक्रोवायरस के, माइक्रोवायरस कैन चेंज मॉर्फोलॉजी ऑफ द फंगस सच एज चेंज इन कॉलोनी मॉर्फोलॉजी, पिगमेंट, रिड्यूस ग्रोथ एंड लैक ऑफ स्पोरुलेशन, एटेन्यूएशन ऑफ विरुलेंस इन देयर होस्ट, ओके। तो ये सब आप पढ़ लेना, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। माइक्रोवायरस क्या कर देते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी को में क्या क्या चेंज होता है, जैसे कॉलोनी चेंज हो जाएगी मॉर्फोलॉजी की, ठीक है। पिगमेंटेशन का डिफरेंस आएगा, रिड्यूस ग्रोथ कर देंगे, लेक ऑफ स्पोरुलेशन होगा, एटेन्यूएशन ऑफ विरुलेंस, एटेन्यूएशन का मतलब है विरुलेंस का गायब होना या चले जाना। द सिम्टम प्रोड्यूस ऑन द इन्फेक्टेड फंजाई, द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोवायरस इन फंजाई कैन बी डिटेक्टेड बाई, किसके थ्रू हम माइक्रोवायरस इसमें है इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिटेक्ट करने के तरीके हैं, द सिम्टम प्रोड्यूस बाय द इन्फेक्टेंट, जो फंजाई है वो कौन कौन से सिम्टम प्रोड्यूस कर रहा है उसके थ्रू, ये ध्यान रखना, ये PhD वाले स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। तो प्रेजेंस ऑफ माइक्रोवायरस इन फंजाई कैन बी डिटेक्टेड बाई, सिम्टम जो फंजाई प्रोड्यूस कर रहा है उसके थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं। कंपेरेटिव ग्रोथ रेट देख सकते हैं माइसीलियम ऑन की अगार पे, ओके, अगार में ही करेंगे। डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन के थ्रू देख सकते हैं। इम्यूनोसॉर्बेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ये ध्यान रख लेना कि ISM की फुल फॉर्म कई बार पूछते हैं, तो प्लांट साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। PhD वाले स्टूडेंट तो इतना जानते होंगे, आई होप। तो पॉली एक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एसे, ओके। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। प्लांट साइंस वाले स्टूडेंट बस इनकी फुल फॉर्म देख लें, कई बार उनसे एग्जाम में पूछ ली जाती है। यूज है, इसका क्या यूज करेंगे, हाइपोविरुलेंस इज द मोस्ट कॉमन इन माइक्रोवायरस एंड यूज फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम लोग यूज कर लेंगे हाइपोविरुलेंस के थ्रू। एंड प्लांट डिजीज सच एज क्रिप्टोनेक्टेरिया पैरासिटिका, जैसे उसमें हमने एक डिजीज को कंट्रोल किया था, चेस्टनट ब्लाइट को। वाइल रूट ऑफ वुडी प्लांट राइस ब्लास्ट अगेंस्ट वेरियस सोइल बॉर्न पैथोजन के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। क्लासिफिकेशन दिया गया है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। और देन बैक्टीरियोफेज, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।